प्रकृति ने हर जीव जंतु को अपनी सुरक्षा के साधन दिए हैं। किसी को जहरीला डंक, किसी को तेज दांत, पंजे, सींग, यहाँ तक कि नाजुक फूल को भी कांटों का हथियार दिया। मगर हम इंसानों को मिला सबसे खतरनाक हथियार, दिमाग। हमने प्रकृति के जीव जंतुओं से सीखा और अपनी सुरक्षा के हथियार बनाए और सीखी युद्ध कला यानी मार्शल आर्ट। भारत में भी ऐसी कई युद्ध कलाओं का जन्म हुआ। मैं मानसी राज भारत की इन्हीं युद्ध कलाओं के बारे में जानने कर्नाटक आई हूँ। भारत देश हमेशा से विविधता में एकता का देश रहा। यहाँ पे अनेक संस्कृतियों का मेलजोल भी रहा है। युद्ध कला भी एक ऐसी ही सांस्कृतिक विरासत मैं इस क्षेत्र में हूँ जिसे आज कर्नाटका के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर भी एक अद्भुत युद्ध कला का जन्म हुआ था। इसे वज्रमुष्टि कहते हैं। वज्र का मतलब है कठोर या फिर बिजली की तरह तीव्र, और मुष्टि का मतलब होता है मुट्ठी। इन दोनों शब्दों को मिलाकर ही बना है वज्र मुष्टि। देवमल्लू जेट्टी समुदाय के कुल देवता देवमल्लू को मैं जेट्टी प्रणाम करता हूँ। वज्र मुष्टि ऐसा हथियार है जो हाथी दांत से बनता है। ये हीरे जितना कठोर होता है। ऐसा कई बार हुआ है जब वज्र मुष्टि युद्ध कला बहुत कारगर साबित हुई है, और जिन लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है उन्हें इसका फायदा भी मिला है। देवमल्लू ने असुर वज्रदंता का वध कर उसके सीने की हड्डियों से एक विशेष प्रकार का अस्त्र बनाया जिसे वज्रमुष्टि कहा गया। दानव वज्रदंता को भगवान शिव से ये वरदान प्राप्त था कि वो किसी मनुष्य, ना देवता, ना किसी अस्त्र से मारा जा सकता है। इसीलिए ब्रह्मदेव ने अपनी सांस से जिस प्राणी को उत्पन्न किया, इसके बाद देवमल्लू के शरीर के भीतर निम्बुजा देवी ने प्रवेश कर उसे शक्ति प्रदान की। देवमल्लू और देवमल्लू ने दानव का वध कर दिया और उसकी अस्थियों और दांतों से इस अस्त्र का निर्माण किया। ये एक ऐसा अस्त्र था जिसे हाथ की मुट्ठी में पहना जाता था। इसी अस्त्र के प्रयोग की युद्ध कला को वज्रमुष्टि कहा गया। वज्रमुष्टि युद्ध कला एक बहुत लोकप्रिय युद्ध कला है। इसका अभ्यास कहीं और नहीं होता और इसे केवल जेट्टी समुदाय के लोग ही किया करते हैं। जेठी या ज्येष्ठी मल्ला वो ब्राह्मण योद्धा थे जिनका जिक्र मल्ल पुराण में भी है और जो वज्रमुष्टि के माहिर थे। जेठी पहलवान मूल रूप से गुजरात के मोढेरा के रहने वाले थे। जब 1299 एडी में अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर आक्रमण किया, तब इन्हीं जेठी पहलवानों ने उनका डटकर मुकाबला किया। अलाउद्दीन खिलजी ने मोढेरा को पराजित किया तो ये शाही संरक्षण की खोज में गुजरात छोड़कर राजस्थान, हैदराबाद और मैसूर जैसी जगहों में आ बसे। ये कला हमारे दादा परदादा के जरिए हम जेट्टियों तक पहुंची है, और कर्नाटक क्षेत्रों के हम देवमल्लू जेट्टी ही वज्रमुष्टि का अभ्यास करते हैं। यहाँ हमें लोग सम्मान पूर्वक जट्टप्पा भी कहते हैं। जेठी योद्धा अपने शस्त्र को इंद्रमुक्ति या भूखंडी के नाम से भी बुलाते हैं। मंदिर में हम अपने वज्रमुष्टि हथियार को एक सफेद कपड़े पर रखकर हल्दी और कुमकुम से उसकी पूजा करते हैं। सवेरे हथियार को श्रद्धा पूर्वक अपनी आंखों से छूकर नमन करते हैं। कई अवसरों पर उसे दूध और पानी से धोकर पूजा स्थल पर वापस रख देते हैं। वज्रमुष्टि में इसे पहनकर मुट्ठी वज्र की तरह कठोर हो जाती है और ये शत्रु पर बिजली की तरह तीव्रता से वार करती है। ये वार इतना प्रबल होता है कि शत्रु की जान भी जा सकती है। इस हथियार को जब हम हाथ में पहनते हैं तो एक ऊर्जा का संचार पूरे शरीर में होता है।
कैसे और क्यों ये पता नहीं, परंतु पूरे शरीर में गर्मी सी पैदा हो जाती है। ಹೀಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. वज्र मुष्टि का पहला ऐतिहासिक विवरण 1124 से 1138 एडी तक के मध्य चालुक्य राजा सोमेश्वर तृतीय के समय के एक ऐतिहासिक आलेख मनसोलास में मिलता है। इस आलेख के अनुसार वज्र मुष्टि का प्रयोग युद्ध के अलावा दो राज्यों के बीच में प्रतियोगिता के लिए भी होता था। इन प्रतियोगिताओं में जीतने वाले योद्धा को दोनों राज्यों के शासकों के द्वारा धन और सम्मान दोनों प्राप्त होता था। ರಾಜಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು राजाओं के सेवकों के रूप में उनकी निष्ठा इतनी गहरी हुआ करती थी कि राजा के आदेश मात्र पर वो मरने मारने को तैयार रहते थे। इसीलिए उन्हें गरुड़ नाम दिया गया। वो राजा की सुरक्षा पर पैनी नजर रखते थे और उसकी हिफाजत करते थे। ಅಷ್ಟು ಕಾಪಾಡಿದ್ದಾರೆ। देवमल्लू जेट्टियों से अधिक निष्ठापूर्वक सेवा करने वाले और कोई भी नहीं थे। ऐसी उनकी प्रतिष्ठा हुआ करती थी। ಸೈನಿಕದಲ್ಲೇ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಇತ್ತು। हालबिडु के होयसलेश्वर मंदिर में बना गरुड़ा पिलर राजा वीर बलाला द्वितीय के अंगरक्षक कुंवर लक्ष्मा की स्मृति में बना था। ಅದರ ಸ್ಮಾರಕ उन सेवकों के स्मृति चिन्ह के रूप में आज भी सोमनाथपुर और बेल्लूर हेलीबिडू में गरुड़ स्तंभ के स्मारक मौजूद हैं। ये उन स्वामी भक्त जेट्टियों की याद में राजाओं ने भेंट स्वरूप हमारे जेट्टी समुदाय को समर्पित किए हैं। राजा विक्रमादित्य, सिंहवर्मन और गौतम बुद्ध जैसे शासक वज्रमुष्टि युद्ध कला में माहिर लोगों को अपनी सेवा में, अपनी सेना में नियुक्त करते थे। इस युद्ध कला और इसके माहिर योद्धाओं पर उन्हें पूर्ण विश्वास था। उनका मानना था कि बहुत सारे हथियारों के प्रयोग की अपेक्षा एक ही हथियार वज्रमुष्टि के प्रयोग द्वारा जीतना ज्यादा सरल था। इसीलिए न केवल उन्होंने इसका अधिक से अधिक प्रयोग किया, बल्कि खुद भी इसका अभ्यास किया और अनेक लाभ उठाए। ಬಹಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದರು। सिर्फ पुरुष ही नहीं, वज्रमुष्टि में स्त्रियों ने भी अपनी मुख्य भूमिका निभाई है। इस संदर्भ में प्रजनत्रा नाम की एक साहसी महिला का नाम सबसे पहले आता है। प्रजनत्रा एक बौद्ध भिक्षुणी थी। 5th सेंचुरी में प्रजनत्रा ने ये ज्ञान बोधि धर्म को दिया और बोधि धर्म यही ज्ञान अपने साथ चाइना लेकर गए। ಈ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ उन्हें कई भारतीय युद्ध कलाओं की जानकारी थी, परंतु उन्होंने वज्रमुष्टि के प्रयोग के लाभ देखकर इसे अपनाया और इस युद्ध कला का प्रशिक्षण बोधि धर्मा को भी दिया। उन्हें स्वयं भी कई बार इसके इस्तेमाल द्वारा अच्छे परिणाम प्राप्त हुए थे। इसीलिए शायद उन्होंने बोधि धर्मा को वज्रमुष्टि सिखाई। ಅಂತ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಬೇರೆ ಫಲಿತಾಂಶನು ಪಡೆದಿರೋ ನಿದರ್ಶನಗಳು। प्रजनत्रा ने बोधि धर्म को जिस वज्रमुष्टि युद्ध कला का ज्ञान दिया वो मर्म पद्धति पर आधारित था। मर्म पद्धति में शरीर के मुख्य बिंदुओं पर पड़ने वाला दबाव और उसके प्रभाव के बारे में सिखाया जाता है। ಈ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಯುದ್ಧ भारत में हथियारबंद और गैर हथियार वाली कई युद्ध कलाएं थी, जिसमें हथियार वाली युद्ध कलाएं जैसे कलरीपयट्टू, वज्रमुष्टि आदि का बोधि धर्मा ने प्रशिक्षण प्राप्त कर महारत हासिल की थी। वो जब चीन गए तो वहाँ कई युद्धशालाओं की स्थापना उन्होंने की। उन्हें आयुर्वेद का भी ज्ञान था और युद्ध कला और आयुर्वेद भी उन्होंने चीन के लोगों को सिखाया और उनकी प्रशंसा के पात्र बने। कुछ ही समय बाद वो लोग युद्ध कला में इतने माहिर हो गए कि बिना वज्रमुष्टि हथियार के ही अभ्यास करने लगे। इसी प्रकार कुंफू शैली अस्तित्व में आई जो आज भी मौजूद है। शाओलिन युद्धशाला का आरंभ भी इसी तरह हुआ। इसीलिए मेरा मानना है कि उनकी युद्ध कलाओं की जड़ यहाँ भारत से जुड़ी हैं। ಭಾರತದಿಂದನೇ ಹೋಗಿರೋದು ಅಂತ ನಮಗೆ ಇದಾಗಿದೆ। पोर्चुगीज ट्रैवलर डोमिंगो पेस के अनुसार 16th सेंचुरी में राजा कृष्णदेव राय के राज्यकाल में विजयनगर साम्राज्य में खेल और मनोरंजन ये आम जीवन का हिस्सा थे। विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेव राय के समय हम जेट्टी ही अंगरक्षक हुआ करते थे। उस समय कई प्रतियोगिताएं हुआ करती थी, जैसे मल्ल कुश्ती, कुश्ती वगैरह, और हथियारबंद श्रेणी में वज्रमुष्टि भी हुआ करती थी। विजयनगर साम्राज्य की स्त्रियों में भी साहस की कोई कमी नहीं थी। वे भी पुरुषों की तरह शस्त्र विद्या का प्रशिक्षण लेती थी। इसका प्रमाण हमें हजारा रंपा मंदिर
की दीवारों पर बने चित्रों से मिलता है। इन चित्रों में स्त्रियों को सैनिक वेशभूषा में अलग अलग अस्त्रों के साथ दिखाया गया है। ये सारे चित्र 1336 से 1650 एडी तक के विजयनगर साम्राज्य के हैं। महिलाओं और पुरुषों में समानता थी। महिलाओं ने भी साबित किया कि युद्ध कला में महारत वे भी हासिल कर सकती हैं। नाडनगौड़ा विजयनगर से थे और जेठी समुदाय के एक प्रख्यात पहलवान थे। नाडीगौड़ा की एक बेटी थी हरियाका, वो भी वज्रमुष्टि में माहिर थी। उस जेट्टी की इकलौती बेटी थी हरियक्का। उसे युद्ध कला का प्रशिक्षण दिया गया था। जब भी बाहर से राज्य में आकर कोई चुनौती देता तो वो उसे स्वीकार करके लड़ने को तैयार हो जाती थी। इस कला में योद्धा की कलाई, हाथ और मुट्ठी का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अपने हाथ की पकड़ मजबूत करने के लिए कोंता का प्रयोग उसे घुमाकर किया जाता है। हम सूखी लंबी घास से 1-2 इंच मोटी रस्सी बनाकर उसे अपने हाथ पर लपेट लेते हैं। इससे लाभ ये होता है कि हाथ में पहनने से वज्र मुष्टि छूटती नहीं है। प्रशिक्षण के दौरान व्यायाम किए जाते हैं, जैसे मेल पुट्टा दंडा और सपोर्ट दंडा। जब राजा का आगमन होता है तो उन्हें दंडवत प्रणाम किया जाता है। वज्र मुष्टि युद्ध कला में सिर पर, चेहरे पर और मुंह पर प्रहार किया जाता है, कभी कभी आंखों पर भी। आजकल ऐसे प्रहार नहीं किए जाते, अब केवल सिर पर प्रहार किया जाता है। मैसूर में 1399 से 1950 एडी तक वडियार राजाओं का शासन रहा, लेकिन 1761 से 1799 एडी के दौरान यहाँ हैदर अली और टीपू सुल्तान इन दोनों का राज्यकाल रहा था। हैदर अली के समय भी हम जेट्टी ही अंगरक्षक हुआ करते थे। यही परंपरा टीपू सुल्तान के शासन में भी चलती रही। टीपू सुल्तान ने एक बार एक शेर का वध किया था। उसने एक जेट्टी अंगरक्षक से पूछा, क्या वो भी शेर को मार सकता है? अंगरक्षक ने कहा, उनका अगर आदेश हो तो वो ऐसा कर देगा। उसने आदेश पाकर हाथ में वज्र मुष्टि पहनी और केवल 5 ही वारों में शेर को मार डाला। तब से उन्हें कालाबाग भीमदा जेट्टी कहा जाने लगा। 1638 से 1659 एडी तक वुडियार राजाओं ने वज्र मुष्टि को प्रोत्साहित किया था। धीरा कांतिरवा नरसिम्हा राजा वोडियार ने इस युद्ध कला को सीखा और इसका विस्तृत ज्ञान अन्य राजाओं जैसे पंजाब के नायक और मराठाओं से साझा किया। इसके द्वारा उन्होंने इन राजाओं से मैत्री संबंध भी स्थापित किए और राजनीतिक सफलता प्राप्त की। उस शूरवीर ने दुनिया में अपना नाम रणधीरा कांतिरवा के रूप में प्रसिद्ध कर दिया। वुडियार राजाओं ने इस युद्ध कला को जीवित रखने की बहुत कोशिश की, पर फायर आर्म्स के आ जाने के बाद इस युद्ध कला का प्रचलन कम होते गया। ब्रिटिश शासन के दौरान लगभग सब भारतीय युद्ध कलाओं पर उन्होंने पाबंदी लगा दी थी। इसके बावजूद देवमल्लू समुदाय के लोगों ने इसका अभ्यास गुप्त रूप से जारी रखा और इसका प्रयोग भी किया।
ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದೆ. कुछ समय बाद यह युद्ध कला सिर्फ दशहरा में एक रिवाज के तौर पर खेली जाने लगी। या राजा ने युद्ध कला वज्रमुष्टि को प्रोत्साहित किया और दशहरा उत्सव के आयोजन को विजयनगर से हटाकर मयूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में आयोजित करवाने लगे। उन्होंने वज्रमुष्टि को उसकी शुद्ध परंपरा अनुसार जी रखने में सहायता प्रदान की, जो आज भी कायम है। इसका श्रेय केवल उनको ही जाता है। मैसूर राजमहल में एक स्थान है जिसे कोटिकल्लु थोट्टी कहते हैं। वहाँ सुबह पूजा की जाती है। हम 4 अंगरक्षक होते हैं जो वज्र मुष्टि बांधे तैयार रहते हैं। राजा के आगमन पर उन्हें दंडवत प्रणाम करके लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अखाड़े में लड़ाई 6 से 7 मिनट तक चलती है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये युद्ध कला बाकी सभी प्रचलित युद्ध कलाओं में से सबसे खतरनाक युद्ध कला रही है। जेट्टी लोगों के खून में बहुत गर्मी होती है, इसीलिए दोनों योद्धाओं को कहा जाता है कि वो सावधानी से लड़े। उस्ताद भी उन्हें जोश पर काबू रखने की हिदायत देता है, मगर अखाड़े में जाते ही वे सबको अनसुना कर देते हैं और उन पर बस जीत हासिल करने का जुनून सवार हो जाता है। वज्रमुष्टि युद्ध कला हम जेट्टियों को देवताओं से प्राप्त हुई है। हमारे पास इस युद्ध कला के अलावा कोई और कौशल नहीं है। यही हमारा एकमात्र हथियार है। इसके अलावा कोई और हथियार हमारे पास नहीं है। सदियों से शत्रुओं को लहूलुहान कर मृत्यु के घाट उतार देने वाली ये युद्ध कला आज सिर्फ पर्वों और उत्सवों तक ही सीमित है। ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ वर्तमान में इस युद्ध कला की स्थिति ऐसी है कि हमारे जेट्टी समुदाय का उद्देश्य केवल अपनी परंपरागत युद्ध शैली को जीवित रखना है और इसे दुनिया के सामने लाना है। इसमें पूंजी भी लगती है, पर हमारा उद्देश्य केवल वज्रमुष्टि युद्ध कला का सार्वजनिक प्रदर्शन करना है और आज की पीढ़ी बहुत जोश से इसे अपना रही है और उनके इस जोश से राजा बेहद प्रसन्न है। वज्रमुष्टि के वार्षिक आयोजन से कोई सरोकार नहीं है। इसमें केवल राजा, हम जेट्टी और वज्रमुष्टि इन्हीं तीनों का जुड़ाव है। सरकार का इससे कोई संबंध नहीं है। हालांकि हमें सरकार की तरफ से कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता, तब भी हम अपनी इच्छा द्वारा इस वज्रमुष्टि युद्ध कला को दुनिया के सामने लाना चाहते हैं और यही हम जेट्टी समुदाय के लोगों का एकमात्र उद्देश्य है। मैसूर में आज भी एक प्राचीन अखाड़ा मौजूद है जो निम्बुजा देवी के मंदिर प्रांगण में है। एक और अखाड़ा विवेकानंद सर्कल के समीप है। इन दोनों अखाड़ों में वज्रमुष्टि प्राचीन समय से होती आई और आज भी वहां इसका अभ्यास किया जाता है। आशा करता हूं कि ये परंपरा भविष्य में भी बनी रहेगी। मगर जेष्टिमला समुदाय के लोग आज भी इसे प्रशिक्षण केंद्रों में जीवित रखे हुए हैं। Like, share, subscribe, and click on the bell icon to never miss an update from Epic.